देखिएगा कि अभी तक हमने स्वदेशी मूवमेंट पढ़ा है, उसी के ही थोड़े बहुत क्वेश्चन से देख लेते हैं। सबके सब सॉल्व नहीं करेंगे, मौका मिला तो अगर रहा तो उस तरह से हम लोग एक पूरा एक अलग से सेशन करेंगे, पर दो चार क्वेश्चंस का मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ किस तरह के क्वेश्चंस आए थे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग defines the extremist ideology during the early phase of Indian national movement? Okay, stimulating the production of indigenous articles by giving them preference over imported commodities. दूसरा दिया है self government by aggressive means in place of petitions and constitutional way, providing national education according to the requirements of the country, और चौथा दिया है organizing coup against the British Empire through military revolt. देखिएगा कि यहाँ जो पहला चौथा ऑप्शन है वो तो डायरेक्टली निकल रहा है, क्योंकि ये लोग मिलिट्री रिवॉल्ट करने की बात नहीं कर रहे थे, बट नेशनल एजुकेशन की कहीं ना कहीं बात हुई थी। यस, हुई थी स्वदेशी मूवमेंट के दौरान। ऑप्शन बी देखेगा कि ऑब्टेनिंग सेल्फ गवर्नमेंट बाय एग्रेसिव मींस इन प्लेस ऑफ पिटीशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वेज। अगर आप देखिएगा कि हमने जो डिफरेंसेस पढ़े हैं इसकी पिछले वाली स्लाइड के अंदर, उसमें कहीं इसकी बात हो रही है। एक और है स्टिमुलेटिंग दी production of indigenous articles by giving them preference over imported commodities. Yes, Swadeshi movement also included the option A. अभी यहाँ पे तो आपको ABCD करके दिया है इसने, 1998 का क्वेश्चन है, but now you have to go for the best possible alternative. आपको रीडिंग बिटवीन द लाइन्स के तहत आपको पकड़ना है कि इसमें से सबसे जेन्युइनली करीब कौन सा है। स्वदेशी मूवमेंट इसकी तो बात कर रहा था, चलो ए वाला स्टिमुलेट कर रहा था, बोले आपकी इंडिजिनस एंटरप्राइजेस को फोकस करना चाहिए। ऑप्शन सी को भी फोकस कर रहा था कि भाई चलो ये भी करना चाहिए, नेशनल एजुकेशन भी देना चाहिए। बट इंपॉर्टेंट ये है कि व्हाट डज इट डिफाइंस द एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी। एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी क्या बोल रहा था? एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के डिफरेंसेस देखोगे तो ऑप्शन नंबर बी आपको यही बताता है। एक्सट्रीमिस्ट क्या बताया? बोले स्वराज चाहिए। किस तरह से? बोले कह के लेंगे तुम्हारी। ओके, तो स्वराज हम लोग कैसे लेंगे? तो बोले हम लोग आपको कह के लेंगे, हम आपसे स्वराज तो लेंगे, छीन के ले लेंगे। तो एसेंशियली ये जो एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी है छीन के लेने वाली, वो ऑप्शन बी के साथ सबसे बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव के तहत जा रही है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस आपको सॉल्व भी करने पड़ेंगे। ओके, द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 ब्रॉट टू एन एंड द मॉडरेट्स रोल इन इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट। रीजन दिया है द सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेपरेटेड द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट्स। फिर से ABCD के तहत आपको ऑल्टरनेटिव पता ही होंगे। A एंड R आर ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ट्रू, R इज नॉट द करेक्ट। C वाला है A इज ट्रू बट R इज फॉल्स एंड A इज फॉल्स एंड R इज ट्रू। ओके, देखिएगा कि ऑप्शन जो रिजल्ट असर्शन दिया है IN द पार्टीशन ऑफ बंगाल ब्रॉट टू एन एंड द मॉडरेट रोल इन इंटरनेशनल फ्रीडम मूवमेंट। यस, दिस इज राइट। 1905 के बाद एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी पिछली स्लाइड फिर से देखने की कोशिश करेगा, उसको ओवरपावर करती है। सूरत सेशन एट कांग्रेस सेपरेटेड द एक्सट्रीमिस्ट फ्रॉम द मॉडरेट। या डेफिनेटली सूरत टूट गया था। सो बेस्ट पॉसिबल अल्टरनेटिव क्या जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन ए। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं, हम लोग सब सॉल्व नहीं कर पाएंगे। पिछले क्लासेस के नेक्स्ट क्लासेस के अंदर हम लोग अलग से कुछ इसके बारे में हम लोग देखें, आप घर के अंदर देख लीजिएगा इसको जब पढ़ोगे। ओके, किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ से आते रहते हैं। एक और सॉन्ग आया है, जैसे द सॉन्ग अमार सोनार बांग्ला written during the Swadeshi movement of India inspired the liberation struggle of Bangladesh and was adopted as the national anthem of Bangladesh. Who wrote this song? Okay, ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ABCD रजनीकांत सेन, विजेंद्र लाल, मुकुंद दासन, रविंद्रनाथ टैगोर। एज यूजुअल मैंने आपको बताया टागोर साहब ने अमार सोनार बांग्ला, जैसे रविंद्र संगीत है, रविंद्र संगीत उनका एक और गाना था ना, अमीज और दाक्षो नेको ना की तो मैं एकला चलो रे, एकला चलो रे। कहानी मूवी के अंदर भी इसको अडॉप्ट किया गया था, बच्चन साहब का बैकग्राउंड के अंदर दिया गया है। ओके, विद्या बालन जब कलकत्ता के अंदर जो पूरा सर्च कर रही होती है अपने हस्बैंड के लिए। ओके, तो इस तरह के कांग्रेस के अंदर आते रहते हैं। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड किसने दिया था, किस तरह से? 2014 का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, सबसे लेटेस्ट है इसके लिए। ओके, द पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल विच ऑफ द फॉलोइंग? A, B, C और D? World War I, when the troops were needed by the British, King George V abrogated Lord Curzon's act at the Royal Durbar in Delhi 1911. गांधी जी लॉन्च CDM कब हुआ था? 1930s के अंदर हुआ था। पार्टीशन ऑफ इंडिया 1947 के अंदर ये पूरा का पूरा आपका जो बंगाल का विभाजन है उसको रद्द किया गया था। द बेस्ट पॉसिबल ऑल्टरनेटिव इज बी, किंग जॉर्ज V यहाँ पे जब रॉयल दरबार होता है उसी के दौरान बंगाल का विभाजन को खत्म करेंगे और बंगाल का जो कलकत्ता के अंदर जो कैपिटल था उसको दिल्ली के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है। ओके, तो ज़्यादा हम लोग क्वेश्चंस ना देखते हुए अलग से कुछ सेशन करेंगे और नेक्स्ट ट्रेंड के अंदर जा रहे हैं, वो है आपका रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज
यह एक और शब्द जो उपयोग में लिया गया है और उसको लेके थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हो चुकी थी, वो था रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। ओके, इसके ऊपर ज़्यादा जो टेररिज्म है उसको मैंने डैश कर दिया गया है, उसके ऊपर ज़्यादा हम लोग अभी चर्चा नहीं करते हैं। बट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म, क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ, या ये क्रांतिकारी प्रवृत्तियाँ किस तरह से इंडिया के अंदर डेवलप हो रही है, हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। देखिएगा कि ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ है, उसके पीछे भी उद्भव के कारण बहुत सारे सिमिलर थे, जैसे एक्सट्रीमिस्ट के ओरिजिन के कारण थे। ओके, सो एसेंशियली द रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ इन इंडिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 फेजेस। एक ऐसा फेज था जो 1900s के आसपास शुरू हुआ और 1910, 12, 15 तक आते आते खत्म हो जाता है। उसके बाद 1920 के बाद फिर से 1924-25 के आसपास इसका फिर से एक और सेकेंड फेज के तौर के ऊपर देखने को मिलेगा, जहाँ पे भगत सिंह, सूर्या सेन आदि इत्यादि जैसे लोग थे, वो फिर से क्रांति के रास्ते से भारत को आज़ादी दिलाने की कोशिश करेंगे। ये जो 1900s वाला जो फेज 1 है, यहाँ पे बहुत सारे इंडिविजुअल आपके क्रांतिकारी लोग हो गए, रिवॉल्यूशनरी लोग हो गए, जो भारत को बंदूक के रास्ते से या हिंसा के रास्ते से, अंग्रेजों के मन के अंदर डर का पूरा जो मैसेज है वो क्रिएट करके उसको फैलाने की कोशिश करेंगे। सो इट इज डिवाइडेड इनटू 2 phases, phase 1 and phase 2, which started in 1900s, the phase 1, the phase 2 which evolved in 1920s। देखिएगा कि लीडरशिप वैक्यूम जब हुआ ना, तब ये क्रांतिकारी प्रवृत्तियां भारत के अंदर बढ़ गई थी। जैसे 1900s के अंदर या 1900s के आसपास जो लीडरशिप को लेके जो क्राइसिस चल रहा था कांग्रेस के अंदर, और 1908 के बाद तो लीडरशिप क्राइसिस इतना बढ़ गया तो कांग्रेस टूट गई थी। एज ए रिजल्ट जो एक्सट्रीमिस्ट विचारधारा वाले लोग थे वो एक और स्टेप आगे जा जाएंगे, उसमें से बहुत सारे लोग, क्योंकि जो यूथ यहाँ पे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था, उनको लगा कि यार हम लोग के साथ अन्याय हो रहा है एंड वी हैव टू टेक अप द आर्म्स। और यहाँ से ही जनरली आपके क्वेश्चंस भी बनते रहते हैं। ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ या रिवॉल्यूशनरी लोग थे, जो क्रांतिकारी लोग थे, उनको लेके क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जैसे हमने कांग्रेस को लेके मैंने आपको बताया कि प्लेस ऑफ कहाँ प्लेस हुआ था, कहाँ पे सेशन हुआ था, कौन से साल में हुआ था, किसने अध्यक्षता की थी, हु प्रिसाइडेड ओवर द कांग्रेस सेशन एंड व्हाट वाज द रिजोल्यूशन पास। सेम वे फिर से इसकी ग्रेवी हम लोग तैयार कर देते हैं कि नेचर ऑफ क्वेश्चन आस्क इन प्रीलिम्स, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, हम डायरेक्ट वहाँ के उसकी है ना उसके रूट को पकड़ने की कोशिश करेंगे, ज़्यादातर स्टोरीज के इर्द गिर्द यहाँ नहीं जाएंगे। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन इसके अंदर ज़्यादा आते हैं कि ये फलाने दिन फलाने भाई साहब ने कोई फलानी चीज़ के साथ जुड़े हुए थे। कभी कभी आता है नेम ऑफ द रिवॉल्यूशनरी लीडर, कि ये क्रांतिकारी कौन से आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है, हु इज एसोसिएटेड विद दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। दूसरा आता है कि ये जो क्रांतिकारी है इसने कोई संगठन की स्थापना की थी, डिड ही ऑर्गेनाइज एनी काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप बाय हिम, वाज एनी काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन वाज सेट अप बाय हिम। तो कभी एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है, रिवॉल्यूशनरी लीडर का क्वेश्चन आता है, ऑर्गेनाइजेशन का क्वेश्चन आता है। कभी कभी ये है ना बहुत हिंसक घटनाओं के साथ जुड़े हुए थे, क्यों क्रांतिकारी लोग थे, इनका मानना यही था दैट द फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स। बोला है ना कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, एंग्री यंग मैन, ये ऐसी विचारधारा थी। अब देखिएगा कि ये इंटरनेशनल मूवमेंट को है ना मूवीज के थ्रू कंपेयर कर सकते हैं। आपकी 1950s की जो मूवीज हुआ करती थी पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर, वो मॉडरेट फेज वाली थी। ओके, वो ऐसी चीजों का हाईलाइट। 1970s में बच्चन साहब आ जाते हैं, एंग्री यंग मैन, ओके, तो वो एक्सट्रीमिस्ट चली गई, बोले ये पुलिस स्टेशन है, तुम्हारे बाप का घर नहीं है, ओके, उस तरह के डायलॉग उभर के आ रहे थे और लोगों को बहुत पसंद आ रहा था। उसी तरह से इंटरनेशनल मूवमेंट के अंदर भी आप ये इस तरह के एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स देखेंगे। अर्लियर फेज के अंदर ऐसे कुछ लोग थे। एक्सट्रीमिस्ट जब आता है और उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट से एक स्टेप आगे जाके आपके जब ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज वहां से बढ़ेगी और क्रांतिकारी लोग आएंगे, उनके साथ बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई थी और वो घटनाओं को बोला जाता है कॉन्स्पिरेसी केसेस। ये ऐसे कॉन्स्पिरेसी केसेस थे जैसे लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस, मुजफ्फरपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ओके, तो इस तरह के आपके केसेस आएंगे, वहां से आपके क्वेश्चंस बनते रहते हैं। कभी कभी इनका एरिया ऑफ वर्क भी मैटर करता है। बहुत सारे क्रांतिकारी थे जो कहीं बंगाल के अंदर सक्रिय थे, कोई क्रांतिकारी थे जो महाराष्ट्र के अंदर सक्रिय थे, कोई क्रांतिकारी थे जो पंजाब के अंदर सक्रिय थे, और ऐसे भी हमारे बहुत सारे रिवॉल्यूशनरी लीडर्स थे जो अब्रॉड भारत के बाहर जाके क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे। तो आपको एरिया ऑफ वर्क, प्लेस ऑफ वर्क पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मूवमेंट के अंदर बताया, वॉज इट एन ऑल इंडिया मूवमेंट, आपको देखना है, तोड़ देना है, तोड़ के तुरंत की आप जो भी पढ़ रहे हो उसके अंदर डायरेक्ट वहां से पकड़ो कि यार इनका प्लेस ऑफ वर्क कहाँ पे था। अच्छा, दे वर बेस्ड इन लंदन,
Okay, these guys were based in Europe, sorry, Germany. This guy were placed in नॉर्थ अमेरिका. ओके, तो आपको तुरंत पकड़ में आ जाएगा और वहां से ही क्वेश्चन बनता रहता है. कभी कभी एक क्वेश्चन यहां से भी आता है कि व्हाट काइंड ऑफ बुक्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय दिस पीपल. ये कौन सी ऐसी किताबें पब्लिश किया करते थे, मैगजीन पब्लिश किया करते थे, इनका कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था कि नहीं था, वो तो हमने देखा ही अभी. ओके, तो यहाँ से ही आपका क्वेश्चन आता है. हम लोग अभी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं वो हम लोग फेज 1 के अंदर जो है आपका जो फर्स्ट फेज जो 1900s के इर्द गिर्द जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज क्रांतिकारी प्रवृत्तियों का जो ग्रोथ हुआ उसको जानने की कोशिश करते हैं. द रीजंस फॉर द ग्रोथ ऑफ रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज और रिवॉल्यूशनरी बेसिकली ये जो टेररिज्म शब्द जो है उसको लेके कंट्रोवर्सी हो रही है. अब देखिएगा कि रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म क्यों बोला गया. आप टेररिज्म की डेफिनेशन को थोड़ा नैरो करके अगर देखोगे तो वैसा लगेगा, बट टेररिज्म मतलब क्या है कि डर फैलाना, टेरर फैलाना. बेसिकली दिस वर द पीपल हु created terror into who wanted to create terror into the minds of the English people. जी, यहाँ पे अंग्रेज हुआ करते थे, उनके दिमाग के अंदर ऐसा भय फैलाना चाहते थे. ओके, इसके कारण ये शब्द यूज किया गया है. ओके, बहुत सारी चीजें होती रहती है, हम लोग ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, बट एसेंशियली उसका जो क्रक्स ऐसा ही निकलता रहता था. ओके, the fundamental reasons behind the growth of the revolutionary activities, the first thing is the growth of militant nationalism. एक ऐसा राष्ट्रवाद उभर के आ रहा था एक्सट्रीमिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को ओवरपावर करके. वो था आपका मिलिटेंट नेशनलिज्म. बोले हम लोग बोले कह के लेंगे, बोले गोली गोली मार देंगे, कुछ भी हो जाए. सेकेंडली ये ऐसा था ना, मैंने बताया कि स्वदेशी मूवमेंट के अंदर क्या हुआ, रीजंस फॉर फेलियर, या असेसमेंट के अंदर हमने ये भी देखा दैट दे फेल्ड टू टैप द एनर्जी ऑफ द यंगस्टर्स. और जब आंदोलनकारी जो युवक थे जो उस टाइम के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे थे तो उनको कहीं एनर्जी नहीं मिली. उनको एनर्जी मतलब किस तरह से उनको चैनलाइज किया जाए, कोई इंसान नहीं था उनको बताने वाला. बट व्हेन सम पीपल गेव दिस आइडिया, बोले हम लोग गोली मार के आज़ादी ले सकते हैं, तो बहुत सारे यूथ जो थे ना वहाँ पे चले गए. क्यों? क्योंकि द रीजंस, वन ऑफ द फंडामेंटल रीजन वाज द फेलियर ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट. वो इतनी उम्मीदें बांध के बैठे थे, बोले रोज आंदोलन कर रहे हैं. आपकी वॉलंटियर कॉर्प्स जो समितिज बनाई थी वो आंदोलन कर रही थी, बट उनके जो यूथ थे उनको अचानक ही लगा यार ये क्या बंद हो गया, और पुलिस उनको मार रही थी ऊपर से. हेवी सप्रेशन was done by the Britishers and as a result बहुत सारे लोगों को लगा, and as a result ये जो क्रांतिकारी लोग थे तो ये क्या बताएंगे, he is लाला हरदयाल. ओके, he is associated with गदर मूवमेंट. आप जो फोटो देख रहे हो तो बोलते हैं हम क्या चाहते हैं, आज़ादी. बोले अंग्रेजों से आज़ादी, ओके, ब्रिटिशर से आज़ादी. ओके, सो यंगर नेशनलिस्ट they were basically impossible to disappear into the background. स्वदेशी मूवमेंट के इतना एनर्जी था, इसको क्या करोगे, कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे थे. एज अ रिजल्ट बहुत सारे युग यहाँ पे चले गए ये रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के तहत. अब देखिएगा लीडरशिप क्राइसिस के कारण ही ये हो रहा था. इंडियन नेशनल मूवमेंट के अंदर जब हम लोग गांधी को पढ़ेंगे ना तो गांधी को लेके भी यही इश्यूज थे. जब गांधी थे ना तो आपकी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थोड़ी वीक हो रही थी. क्यों? क्योंकि आपके जो यूथ थे ना उनको चैनलाइज किया जा रहा था. बट फिर से जब गांधी कहीं जेल में हो गए या एक्टिव पॉलिटिकल एसोसिएशन या कोई मूवमेंट के साथ जुड़े नहीं हो गए ना, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि इनकी मेथड नाकामयाब रही है, हमको फिर से जाना पड़ेगा. वो 1920s में आपकी HSRA, चिटगांव आर्मरी रेड जैसी बहुत सारी घटनाएं हुई, वो हम लोग फेज 2 की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर देखेंगे. ओके, बेसिकली दे लुक फॉर द एवेन्यूज टू गिव एक्सप्रेशन फॉर देयर पैट्रियोटिक एनर्जीज. बोले इनको कहाँ जाना है, बोले कैसे दोगे, बोले गोली मार के हम लोग आज़ादी ले लेंगे. ओके, एसेंशियली दे वर वेरी मच डिसइल्यूजन बाय द फेलियर ऑफ न्यू लीडरशिप, इवन द एक्सट्रीमिस्ट. बोले एक्सट्रीमिस्ट भी कुछ नहीं कर पाए. बोले एक्सट्रीमिस्ट से हमको बहुत सारी उम्मीदें थी, उन्होंने भी पानी पानी कर दिया, कुछ नहीं कर पाए. और इनका मानना यही था, ये जो आपके रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थे, एक्टिविस्ट थे जो भी, बोले we can only get independence when the Britishers are physically expelled out of this country. उनको यहाँ से भगाना पड़ेगा, और भगाने के लिए सबसे हथियार बेस्ट कौन सा होगा, बोला हो गोली का होगा. ओके, तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा. ये पूरी की पूरी फिलोसफी के साथ यहाँ की रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हम लोग पढ़ेंगे. हम लोग एक्टिविटीज को पढ़ेंगे, एक्टिविस्ट के नाम को पढ़ेंगे, उनके साथ कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, हमने जो मास्टर स्लाइड मैंने आपको बताई है वो आपकी ग्रेवी हो जाएगी, वो लोग कहाँ कहाँ काम कर रहे थे वो उनको भी पढ़ेंगे. ओके, पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज जो ईस्ट इंडिया के अंदर हुई, सबसे पहली जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज 1902 के आसपास ईस्ट इंडिया के अंदर, बंगाल के अंदर देखने को मिलेगी, वो है मिदनापुर के अंदर. ओके, इसके साथ जो भाई साहब जो जुड़े हुए थे उनका नाम था ज्ञानेंद्र नाथ बासु. इन्होंने ही लेटर ऑन बहुत सारे और भी इनके सहयोग के साथ एक और पॉलिटिकल या रिवॉल्यूशनरी बॉडी बनाई जिसका नाम था अनुशीलन
समिति। मैच द फॉलोइंग के अंदर इस तरह के क्वेश्चंस आते रहते हैं। हु आर द लीडर्स हु वर इंक्लूडेड इनटू द अनुशीलन समिति? प्रमोथा मित्तर, जतींद्रनाथ बनर्जी, ऑल्सो वरिंद्र कुमार घोष। बीके घोष जैसे लोग थे जो यहाँ पे अनुशीलन समिति जैसी बॉडीज की स्थापना करेंगे, और इनका मानना यही था कि हमको ब्रिटिशर्स को यहाँ से हटाना है, फोर्स यूज करके हटाना है, लाठी यूज करके हटाना है, धक्का देके हटाना है, पर इनको यहाँ से हटाना है। इन कोर्स ऑफ टाइम एक और जर्नल इन्होंने पब्लिश करना शुरू करते हैं, वो जर्नल का नाम था युगांतर। ओके, सो यू विल सी दैट द जर्नल युगांतर was started by Barindra Kumar Ghosh and Bhupendranath Datta. They were all the members of अनुशीलन समिति। ओके, तो एक वीकली जर्नल आया करता था युगांतर, और युगांतर का जो टाइटल था वो क्या था? दैट द फोर्स मस्ट बी स्टॉप बाय फोर्स। बोले ऐसी विचारधारा वाले लोग थे, बीके घोष जैसे लोग थे, भूपेंद्रनाथ दत्ता जैसे लोग थे, ज्ञानेंद्रनाथ बासु जैसे लोग थे, उन्होंने ही यहाँ से सबसे पहले रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की बंगाल के अंदर शुरुआत करते हैं। ओके, लेटर ऑन यहाँ पे वही रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज को कंटिन्यू करते करते दो और जेंटलमैन आते हैं। एक का नाम था रास बिहारी बोस और दूसरे का नाम था सचिन सान्याल। अब देखिएगा कि रास बिहारी बोस और रास बिहारी घोष, ये इनके बीच में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन इसके कारण होता है क्योंकि नाम सेम है, दोनों बंगाली बाबू थे, बट एक बोस थे और एक घोष थे। रास बिहारी घोष याद रखेगा कि वो स्वदेशी मूवमेंट के साथ जुड़े हुए थे। उनको ना चप्पल बच गए थे, कनपट्टी के बाजू से निकल गया था, बट चप्पल उनके ऊपर फेंका गया था। याद आया 1907 के अंदर जब आपकी सूरत के अंदर सेशन हो रहा था ना, तब रास बिहारी घोष ने उसकी अध्यक्षता की थी। ओके, और वो एक्सट्रीमिस्ट ने उनको चप्पल मार दिया था। ओके, तो सिंपल चीज है, ये रास बिहारी बोस जो है ना, इनको बहरूपिया बोला जाता है। सही में बहरूपिया इनको बोला जाता है क्योंकि दिस गाय वाज एसोसिएटेड विद सो मच ऑफ मूवमेंट्स। एक तो 1911-12 के आसपास जब आपका दिल्ली दरबार हो रहा होता है ना, तो आपके वाइसरॉय हुआ करते थे लॉर्ड हार्डिंग। आपके जब दिल्ली के अंदर कैपिटल शिफ्ट किया गया ना, तो वहां पे उसके ऊपर ये अटैक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे जो गदर आंदोलन हुआ 1915 के अंदर, 21 फरवरी 1915, उसके बाद गदर आंदोलन का इंडिया के अंदर जो लीडरशिप लेने वाले इंसान थे वो भी आपके रास बिहारी बोस थे। लेटर ऑन आपकी इंडियन नेशनल आर्मी जो है ना, जो आजाद हिंद फौज की हम लोग बात कर रहे हैं 1940s के अंदर जब बनती है, उसके साथ भी ये जुड़े हुए थे। तो आपको है ना कहीं कहीं दिखेंगे फिर गायब हो जाएंगे, फिर वहां से जापान चले जाते हैं, गदर के दौरान इंडिया में दिखेंगे, वाइसरॉय के ऊपर अटैक करके वापस कहीं गायब हो जाते हैं, फिर से गदर में बोले अभी हम जिंदा है करके वापस आ जाएंगे। ओके, सो बहुत ही बहरूपिया थे, बहुत ही अव्वल नंबर के क्रांतिकारी थे। ज्यादा हम लोग इनके बीच में जो फैक्ट वाली जो चीजें उसको लेके कन्फाइन कर देते हैं। सचिन सान्याल वाज आल्सो रिवॉल्यूशनरी, और ये जो वाइसरॉय के ऊपर जो अटैक करते हैं ना, उसके साथ ये दोनों की बंदी, ये जुगलबंदी थी, इनकी जोड़ी हुआ करती थी। ये बड़ी के तौर के वो है ना, बड़ी पैर बना के चलते हैं, तो ये दोनों साथों साथ चला करते थे। ओके, साथ साथ गदर मूवमेंट के अंदर ये भी जुड़े हुए थे। जब गदर मूवमेंट फेल होता है, हम लोग पढ़ते हैं आगे की स्लाइड्स के अंदर गदर आंदोलन के अंदर क्या होता है, उसके साथ भी जुड़े हुए थे। एंड ऑल्सो ही रोट अ बुक कॉल्ड एज बंदी जीवन। बंदी जीवन बोले है ना कि हमारा लाइफ जो है ना बहुत ही बंद कर दिया है, अंग्रेजों ने कन्फाइन कर दिया है। तो बहुत ही जो नेशनलिस्ट ट्रेंड के साथ था, इन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की थी जिसका नाम था सीक्रेट सोसाइटी। सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना भी इनके द्वारा की गई थी, रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। ओके, अनुशीलन समिति, सीक्रेट सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, नाम हो गया, कौन कौन के लीडर्स के साथ इवेंट्स के साथ जुड़े हुए थे वो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। फिर से मास्टर स्लाइड आपकी ग्रेवी तैयार हो गई है। ओके, साथों साथ 1908 के अंदर एक और क्रांतिकारी एक्टिविटी बंगाल के अंदर जो हुई, उसके साथ दो लोग जुड़े हुए थे। एक का नाम था प्रफुल्ल चाकियर, दूसरे का नाम था खुदीराम बोस। अभी ये जितने भी लोग हैं दे आर रिलेटेड टू दिस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अभी ये एक ऐसी घटना जो थी यहाँ पे, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे हुआ करते थे मुजफ्फरनगर के अंदर, वहाँ पे एक जज हुआ करता था किंग्सफोर्ड, और बहुत ही नोटोरियस था। तो इनको लगा कि ये अंग्रेज जज जो है उसको हम लोग मार देते हैं, तो इन्होंने प्लान कर दिया कि बॉम्ब डालेंगे इसके ऊपर। इसकी जब जो बगी जो जा रही थी, इसका हॉर्स कार्ट जो था, घोड़ा गाड़ी हम लोग कहते हैं, उसके ऊपर हम लोग बॉम्ब डालेंगे और उसको टपका देंगे, और ये पूरा का पूरा हम लोग बदला लेंगे कि इसने बहुत सारे इंडियंस को पनिश किया है। बट हुआ ये कि जब इन्होंने बॉम्ब डाला तो वो इनको लग रहा था कि ये इसके अंदर ये जज बैठ के जा रहा है, बट वो कम नसीब से वो जज नहीं था, वहाँ पे दो इंग्लिश लेडीज वहाँ जा रही थी और उनका मृत्यु हो जाता है। ओके, एज अ रिजल्ट दे किल्ड 2 ब्रिटिश लेडीज इंस्टेड ऑफ किलिंग एट दैट वाइट जज किंग्सफोर्ड। और इसी को ही अंग्रेजों ने जब लेटर ऑन आगे ट्रीट करते हैं तो इसको बोला जाता है अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अभी ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस जो हुआ, उसके साथ आपके अनुशीलन समिति के मेंबर जो थे ना, ये घोष ब्रदर्स,
बरिंदर कुमार घोष और बरिंदर कुमार घोष एंड औरोबिंदो घोष, वो भी इसके साथ जुड़े हुए थे। ओके, उनको भी पकड़ लेती है। द अलीपुर बॉम्ब केस करके पूरा का पूरा कंट्रोवर्सी चलता है, अंग्रेज इन लोग को पकड़ पकड़ के सबको पकड़ते हैं। ओके, खुदीराम बोस एंड प्रफुल्ल चंद्र चाकी, एक ने सुसाइड कर दिया था और दूसरे को अंग्रेजों ने गोली मार दी थी। ओके, तो ये अंग्रेजों ने उसको फांसी पे लटका दिया था और एक ने खुद को गोली मार के सुसाइड कर दिया था। ओके, तो ये पूरी की पूरी थियरी है क्रांतिकारियों की, प्रफुल्ल चंद्र चाकी एंड खुदीराम बोस अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर। अब थोड़ा नॉर्थ इंडिया के अंदर चले जाते हैं 1912 के आसपास का समय के अंदर, और नॉर्थ इंडिया के अंदर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी उसके साथ फिर से आपके दो लोग जुड़े थे। 1902 के अंदर मैंने आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताया, रास बिहारी बोस एंड सचिन सान्याल। 10 साल के बाद फिर से प्रकट होते हैं, बोले भाई साहब रुको। और लॉर्ड हार्डिंग है ना, दिल्ली दरबार जो आपका दिल्ली के अंदर जो प्रोसेशन चल रहा था ना, पूरी राज्याभिषेक की सेरेमनी हुई थी, तिलक सेरेमनी हुई थी, और उसी के दौरान आपका बंगाल का जो डिवीजन था ना उसको नल करके फिर से बंगाल को एक कर दिया गया था। हमने वो क्वेश्चन भी देखा अभी पिछले स्लाइड्स के अंदर। ओके, अब देखिएगा 1912 के अंदर आपका लॉर्ड हार्डिंग हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की करके अपने प्रोसेशन में जा रहा था। ओके, और ये दोनों क्रांतिकारी थे, तो इनको लगा कि वाइसरॉय के ऊपर बदला लेना चाहिए। ओके, इसने बहुत सारा अत्याचार किया है, तो ये लोग बम डाल देते हैं। ओके, और इसके कारण हुआ ये कि आपका वाइसरॉय तो बच गया, ये फोटो के अंदर देख रहे हो, किसी ने इसका जो पूरा का पूरा पेंटिंग बनाया है, वाइसरॉय बच गया, पर उसके दो अटेंडेंट थे पीछे वाले हाथी के ऊपर आ रहे थे, उनके ऊपर हमला हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ओके, लेटर ऑन दिस केस इज नोन एज दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस। याद रखेगा, अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस किसके साथ जुड़ा हुआ था? प्रफुल्ल चाकी, खुदीराम बोस, अनुशीलन समिति के मेंबर्स से आपके बरिंद्र कुमार घोष एंड औरोबिंदो घोष। यहाँ पे दिल्ली कॉन्स्पिरेसी केस के साथ कौन जुड़ा हुआ था? रास बिहारी बोस। कौन थे वो? सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना करने वाले, फिर से गदर मूवमेंट के अंदर भी देखने को मिलेंगे। सचिन सान्याल, मैंने बताया जोड़ी के अंदर काम करते थे, इनकी मतलब जुगलबंदी चलती थी ऐसा बोलते हैं हिस्ट्री के अंदर, और बहुत ही अव्वल क्रांतिकारी के तौर के ऊपर अपने आप को एस्टैब्लिश कर देते हैं, कभी अंग्रेजों के हाथ भी नहीं आते हैं ऐसा बोला जाता है। ओके, सो एसेंशियली द असैसिन अटेम्प्ट्स टू किल वाइसरॉय ऑफ इंडिया विथ अ बॉम्ब। ओके, तो वहां पे आप देखिएगा द विनिपेग ट्रिब्यून कनाडा का न्यूज़पेपर है, वो ब्रिटिश वाइसरॉय के ऊपर न्यूज पब्लिश करता है उस टाइम के अंदर। देखो लाल कलर का मैंने आपको हाईलाइट करके दिया है, बोले असैसिनेशन का अटेम्प्ट हुआ। ओके, तो वाइसरॉय के ऊपर हमला करना मतलब बहुत बड़ी बात हो रही थी, और इन्होंने वो चीज, तो बेसिकली मैंने बताया ना कि दे वांटेड टू क्रिएट अ फियर इनटू द माइंड्स ऑफ द ब्रिटिश ऑफिशियल्स इन इंडिया। इसके लिए वो शब्द यूज किया गया है ना, रिवॉल्यूशनरी टेररिज्म। टेरर, डर फैला देना, वो डर फैलाने की पूरी बात इनके द्वारा की गई थी। ओके, लेटर ऑन अभी हम लोग थोड़ा साउदर्न पार्ट ऑफ या वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया की तरफ चले जाते हैं, जहाँ महाराष्ट्र के अंदर भी बहुत सारी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हुई थी, और इसके साथ भी बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए थे। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज was started in 1879 which was done by वासुदेव बलवंत फड़के। रामोसी पीजेंट सत्याग्रह भी कहते हैं, या रामोसी पीजेंट मूवमेंट भी बोलते हैं, जो हमने आपके सिविलियन ट्राइबल एंड पीजेंट रिवॉल्ट किया था, उसके अंदर भी मैंने आपको ये इशू कन्वर्ट कराया था। ओके, तो वासुदेव बलवंत फड़के किसके साथ जुड़े हुए थे? तो ही वॉज रिलेटेड टू पीजेंट मूवमेंट विच इज बेस्ड इन रामोसी इन महाराष्ट्र। इसके लिए उसको बोला जाता है रामोसी पीजेंट फोर्स। ओके, इसके साथ साथ 1897 तक आते आते आपको देखने को मिलेगा कि 3 बंधु थे जिनका नाम था छापेकर ब्रदर्स। यहाँ पे पुणे के अंदर इन्होंने एक प्लेग कमिश्नर हुआ करता था रैंड। अब देखिएगा कि अंग्रेज बहुत ही नोटोरियस थे। ओके, अभी ये लोग क्या करते हैं, एक तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर के और वो सब तो इश्यूज थे, बट दे नेवर केयर्ड फॉर द हाइजीन ऑफ द पीपल और द हाइजीन ऑफ द प्लेस जो यहाँ पे रूल किया करते थे। अभी यहाँ पे नोटोरियस एक बीमारी हुआ करती थी प्लेग, वो चूहे वाली बीमारी। ओके, सो इन्होंने क्या किया कि जब ये चूहे की बीमारी फैलती थी, हैजा हम लोग कहते हैं या प्लेग कहते हैं, ड्यू टू दिस थिंग लार्ज नंबर ऑफ कैजुअलिटीज टू टेक प्लेस। तो उसके लिए उसका एडमिनिस्ट्रेशन, किस तरह से आपको हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन चलना चाहिए, आपको जो भी प्रिवेंटिव स्टेप्स लेने हो, थोड़े बहुत क्यूरेटिव स्टेप्स लेने हो, उसके लिए ये लोग एक अलग सी पोस्ट बनाया करते थे रैंड प्लेग कमिश्नर की। और इन्होंने 1897 में एक ऑफिसर की वहाँ पे अपॉइंटमेंट की जिसका नाम था रैंड। अभी ही वॉज वेरी मच नोटोरियस, उसने लोगों की लाइफ के अंदर बहुत इश्यूज खड़े कर दिए। तो उसको मारने के लिए, उसका बदला लेने के लिए एसेंशियली ये 3 बंधु थे छापेकर ब्रदर्स। उनके नाम के ऊपर महाराष्ट्र के अंदर ये मराठी फिल्म भी बनी थी। ओके, उसी का ही ये पिक्चर मैंने आपको दिखा रहा हूँ। ओके, 1897 बैकग्राउंड के अंदर और भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी, वो थे वीर सावरकर, आपका
विनायक सावरकर और उनके ब्रदर थे गणेश सावरकर। ओके, वो एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना करते हैं मित्र मेला। लेटर ऑन उसी को ही मित्र मेला को एक और नए ऑर्गेनाइजेशन के साथ मर्ज कर दिया जाता है जिसका नाम था अभिनव भारत। ओके, तो याद रखेगा कि विनायक दामोदर दास सावरकर एंड हिज ब्रदर गणेश सावरकर वर एसोसिएटेड विद मित्र मेला एंड लेटर ऑन वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर also created an organization named अभिनव भारत। ओके, इंपॉर्टेंट यही था इंडिया के अंदर। अब हम लोग देख देते हैं कि अब्रॉड के अंदर भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज कैसे चल रही थी। ऐसा नहीं था कि दिस रिवॉल्यूशनरीज वर कन्फाइंड टू इंडिया, दे वर आल्सो हैविंग द बेसिस आउटसाइड इंडिया। और वहां पे जो इंडियन डायस्पोरा के लोग रह रहे थे उनको भी, उनके अंदर भी ये राष्ट्रवाद की चेतना बनी रहे, उनको आगे कंटिन्यू करने के लिए इन्होंने अब्रॉड के अंदर भी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज की, खास करके यूरोप के अंदर। और एक ट्रेंड चलता है नॉर्थ अमेरिका के अंदर। नॉर्थ अमेरिका के अंदर जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज का ट्रेंड चला उसके गदर आंदोलन के दौरान हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर, नेक्स्ट क्लासेस के अंदर पढ़ने की कोशिश करेंगे। 1905 के अंदर एक और जेंटलमैन थे जो गुजरात से बिलोंग करते थे, श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा 1905 के अंदर लंदन के अंदर एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना करते हैं जिसका नाम है इंडिया हाउस। ये इंडिया हाउस ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया करता था जो बहुत ही रेडिकलाइज्ड हो और उनको लगता है कि हम लोग क्रांति के रास्ते से अंग्रेजों को खदेड़ सकते हैं। अब देखिएगा कि लंदन के अंदर बैठ के उन्होंने ये क्रांतिकारी हाउस बनाया था। ओके, तो बहुत ही हिम्मत वाले लोग थे और बहुत ही अच्छा काम भारत की आज़ादी के लिए इनका भी मानना था। बट एसेंशियली ये जो हीरोइक इंडिविजुअल एक्शन थी ना, वो ऑर्गेनाइजेशनल लेवल के ऊपर फेल हो जाती थी, क्योंकि कैसा होता था कि आप यूनाइटेड नहीं थे। आप देखिएगा कि रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट इंडिया के अंदर सक्सेसफुल क्यों नहीं होते, उसके पीछे का कारण यही था। उसके पीछे का कारण सबसे फंडामेंटल वही था कि इनके बीच में वो यूनिटी था ना, एक वो होता है ना कि कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सस्टेन लीडरशिप होनी चाहिए, वो सब नहीं हो रही थी क्योंकि एक वहाँ कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है, एक का टाइम फ्रेम अलग है। एज अ रिजल्ट अगर एक साथ करने की कोशिश की होती तो कुछ हो सकता था। गदर वालों ने करने की कोशिश की बट वो पूरी की पूरी तरह से फेल होता है, हम लोग देखते हैं। श्यामजी कृष्ण वर्मा ऑल्सो पब्लिश्ड अ जर्नल नेम्ड द सोशियोलॉजिस्ट। ओके, तो द सोशियोलॉजिस्ट करके एक जर्नल भी इनके द्वारा पब्लिश की जाती थी। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट उसका पूरा का पूरा नाम है। जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा किस तरह से रहते हैं, 1930 के अंदर उनकी जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर उनकी आखिरी सांस वो लेते हैं। उसके बाद उनकी डेथ के बाद उनकी जितनी भी जो अस्थियाँ थी, द मॉर्टल रिमेन्स ऑफ श्यामजी कृष्ण वर्मा वहाँ पे ही थे। लेटर ऑन जब हमारे नरेंद्र मोदी गुजरात के जब चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे तो ही वेंट टू जिनेवा और वहाँ से उनकी अस्थियाँ लेके आके गुजरात के अंदर जो पब्लिक के साथ जो पूरा का पूरा जो कनेक्शन है उसको लाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो करीबन 2002, 3, 4 के आसपास 2004-5 के आसपास ये अस्थिया को भारत में लाया गया था और ये पूरा पूरा डेवलपमेंट चला। ओके, सेकेंड एक्टिविटी वो भी लंदन के अंदर ही हुआ करती थी। वो एक्टिविटी के साथ 1909 के आसपास जो जुड़े हुए जेंटलमैन थे उनका नाम था मदन लाल ढींगरा। अभी ये भी क्रांतिकारी थे और इन्होंने एक ब्यूरोक्रेट था जिसका नाम था कर्जन विली। ओके, ये भी नोटोरियस ब्यूरोक्रेट हुआ करता था और उसका खून लंदन में जाके उसने कर दिया था। बोले तुम ठीक है, तुम इंडिया में बच गए हो तो उधर जाके तुमको मारेंगे। ओके, सो एसेंशियली मदन लाल ढींगरा, उनके नाम की डाक टिकट भी सरकार ने इशू की थी 1992 के अंदर। तो कभी कभी है ना कि जो पोस्ट ऑफिस या आपके स्टैम्प कलेक्शन की जो हॉबी रखते हैं उनको बहुत सारी ऐसी आपको मिल जाएंगी सोर्सेस हिस्टोरिकल कनेक्शन के साथ जुड़े हुए। ओके, साथों साथ बर्लिन के अंदर एक और जेंटलमैन थे जो क्रांतिकारी प्रभुत्व के साथ जुड़े हुए थे जिनका नाम था वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। अभी देखेगा कि वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ऑल्सो पब्लिश्ड न्यूज़पेपर नेम तलवार। ओके, तो स्लाइड्स के अंदर मैं इंक्लूड करना भूल गया हूँ पर आप नोट्स के अंदर बना लीजिएगा कि उनके न्यूज़पेपर का नाम था तलवार। ओके, तो तलवार करके न्यूज़पेपर वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय यहाँ पे पब्लिश किया करते थे। ओके, साथ साथ आप थोड़ा इंग्लिश चैनल क्रॉस कर देते हैं और इंग्लैंड अभी यू से निकल गया है, आपको वो बताइए होगा। अब पेरिस की तरफ चले जाते हैं थोड़ा इंग्लिश चैनल क्रॉस करके इस साइड की तरफ। ओके, यहाँ पे एक लेडी हुआ करती थी मैडम भिखाजी कामा। ओके, और वो अपना एक जर्नल पब्लिश किया करती थी वंदे मातरम। अब देखिएगा कि वंदे मातरम के अंदर जो इश्यू क्या पब्लिश किया है, मदन लाल ढींगरा का उन्होंने पूरा का पूरा आर्टिकल पब्लिश किया था। ये कौन मदन लाल ढींगरा है, अभी हमने देखा ना पिछले स्लाइड के अंदर, वो ब्यूरोक्रेट कर्जन विली को मारने वाला। ओके, तो बेसिकली ये क्रांतिकारी लोग थे, इनके बीच में ये भी था, एक फ्रेटर्निटी बहुत अच्छी तरह से बनने आ रही थी जो अब्रॉड के अंदर बेस्ड थे। मैडम भिखाजी कामा वाज आल्सो द फर्स्ट पर्सन, ऐसा बोला जाता है, जिन्होंने भारत का फ्लैग बनाया था। ओके, जनरली स्कूल्स के सिलेबस के अंदर भी हमने पढ़ाई होगा, यहाँ पे तो
एक 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 चैप्टर भी आया करता था स्कूल्स के सिलेबस के अंदर मैडम भिखाजी कामा को लेके। ओके, इसके साथ साथ जिनेवा के अंदर एक जेंटलमैन थे जिनका नाम था अजीत सिंह। अजीत सिंह आप याद रखिएगा कि स्वदेशी मूवमेंट के दौरान कहाँ देखने को मिलते हैं, वो आपको देखने को मिलेंगे लाला लाजपत राय के साथ पंजाब के अंदर स्वदेशी मूवमेंट को कंटिन्यू कराते हैं। उसके बाद वो वहां से जिनेवा चले जाते हैं और इनकी भी एक जर्नल आया करती थी जिसका नाम था भारत माता। नाम याद रखिएगा। वंदे मातरम कौन पब्लिश करता था, तो वो थी मैडम भिखाजी कामा। तलवार कौन पब्लिश करता था, तो वो थे वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। सचिन सान्याल ने कौन सी किताब लिखी थी, तो वो थे बुक का नाम था बंदी जीवन। ओके, इसी के साथ साथ ये जिनेवा के अंदर अजीत सिंह भगत सिंह के जो चाचा है वो भी एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी के साथ आगे कंटिन्यू कर रहे हैं और भारत माता नाम की जर्नल जिनेवा के अंदर कंटिन्यू करते हैं। ओके, और यहाँ से ही आपकी जो रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज थी अब्रॉड की, वो मेन मैंने आपको जो मेन आपकी जो ग्रेवी जो मसाला था जहाँ से प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनते हैं वो खत्म करते हैं और उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं और हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन। ओके, 1999 अभिनव भारत अ सीक्रेट सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशनरी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय हुम। कौन था? खुदीराम बोस किसके साथ था? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। प्रफुल्ल चाकी अलीपुर कॉन्स्पिरेसी। भगत सिंह तो था ही नहीं, भगत सिंह तो 1920s में आते हैं, तो एक ऑप्शन क्या रहता है? वीडी सावरकर। 1899 के आसपास आपका अभिनव भारत की स्थापना की जाती है। अगेन मैच द लिस्ट। अब देखिएगा, देखो मैंने आपको बताया कि मैच द फॉलोइंग आया ABCD लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 और आपको पूछा है कोड्स के साथ A4B1 C3 D2 A1 B4 C3 D2। फिर ये चारों के चारों आप देख लीजिए। ओके, अभिनव भारत के सामने इसने दिया है अरबिंदो घोष, अनुशीलन समिति के सामने दिया है लाला हरदयाल, गदर के सामने CR दास और स्वराज के सामने VD सावरकर। ओके, भाई इसमें से कौन सा सही है और कौन सा गलत है? ओके, अभी स्वराज पार्टी मैंने आपको कराया नहीं है पर आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। द राइट आंसर इज डी। वी डी क्यों है उसके पीछे की स्टोरी हमने विनायक सावरकर को पढ़ा अनुशीलन आपके अभिनव भारत के अंदर। यस, ऑलरेडी रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज के अंदर खत्म हो चुका है। अगेन अनुशीलन समिति के साथ कौन जुड़ा हुआ था? अरबिंदो घोष। याद करेगा अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस के अंदर इनके और इनको भाई को भी पकड़ लिया गया था ना, बरिंदर कुमार घोष और घोष ब्रदर्स करके मैंने स्लाइड्स के अंदर एक मेंशन किया है। ओके, थर्ड वन इज गदर पार्टी, लाला हरदयाल। मैंने बताया कि क्रांतिकाली थे, गदर आंदोलन उनको करना था। एंड फाइनली स्वराज पार्टी, जब कांग्रेस के अंदर का ही ग्रुप बन के 1924 के अंदर जो इलेक्शंस हो गए उसको कंटेस्ट करेंगी। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड्स के अंदर देखते हैं। ओके,